शादीशुदा राजेश से प्रेम होने पर अकेलेपन का दंश झेल रही निशा घर बसाकर उसके बच्चों की मां बनने का सपना देखने लगी। लेकिन राजेश की पत्नी सरोज से मिलने के बाद अपने सपनों को हकीकत में बदलना क्या निशा के लिए आसान था? आज मेरा 32वां जन्मदिन था और मैं यह दिन राजेश के साथ गुजारना चाहती थी। उनके घर 10 बजे तक पहुंचने के लिए मैंने सुबह 6 बजे ही कार से सफ़र शुरू कर दिया। राजेश पिछले शनिवार को अपने घर गए थे, लेकिन तेज़ बुखार के कारण वह सोमवार को वापस नहीं लौटे। आज का पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारने का वादा किया था। अपने जन्मदिन पर उनसे न मिलकर मेरा मन सचमुच बहुत दुखी होता। राजेश को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किए मुझे करीब 2 साल बीत चुके हैं। उनके दोनों बेटों सोनू और मोनू व पत्नी सरोज से आज मैं पहली बार मिलूंगी। राजेश के घर जाने से एक दिन पहले हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ था वह रास्ते भर मेरे जेहन में गूंजता रहा। मैं शादी करके घर बसाना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ। उनकी बाहों के घेरे में कैद होने के बाद मैंने भावुक स्वर में अपने दिल की इच्छा उनसे जाहिर की थी। कोई उपयुक्त साथी ढूंढ लिया है, उन्होंने मुझे शरारती अंदाज में मुस्कराते हुए छेड़ा। उनकी छाती पर बनावटी गुस्से में कुछ घूंसे मारने के बाद मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ घर बसाने की बात कर रही हूँ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली कहानी दोहराना चाहते हो? मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ प्लीज़। निशा, ऐसी इच्छा को मन में क्यों स्थान देती हो जो पूरी नहीं हो सकती? अब वह भी गंभीर हो गए। देखिए, मैं सरोज को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। अपनी पूरी तनख्वाह उसे दे दिया करूंगी। मैं अपना सारा बैंक बैलेंस बच्चों के नाम कर दूंगी। उन्हें पूर्ण आर्थिक सुरक्षा देने उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और उदास लहजे में बोले, तुम समझती क्यों नहीं कि सरोज को तलाक नहीं दिया जा सकता? मैं चाहूँ भी तो ऐसा करने मेरे लिए संभव नहीं। पर क्यों? मैंने तड़प कर पूछा। तुम सरोज को जानती होती तो यह सवाल न पूछती। मैं अपने अकेलेपन को जानने लगी हूँ। पहले मैंने सारी ज़िंदगी अकेले रहने का मन बना लिया था, पर अब सब डामाडोल हो गया है। तुम मुझे सरोज से ज़्यादा चाहते हो? हाँ, उन्होंने बेझिझक जवाब दिया था। तब उसे छोड़कर तुम मेरे हो जाओ। उनकी छाती से लिपटकर मैंने अपनी इच्छा दोहरा दी। निशा, तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो तो बनो। अगर अकेली माँ बनकर समाज में रहने का साहस तुम में है तो मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम सरोज से तलाक लेने की जिद मत करो प्लीज़, मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देख मैं खामोश हो गई। सरोज के बारे में राजेश ने मुझे थोड़ी सी जानकारी दे रखी थी। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के कारण उसे उसके मामा ने पाला था। 8वीं तक शिक्षा पाई थी। रंग सांवला और चेहरा मेहरा साधारण सा था। वह एक कुशल गृहिणी थी। अपने दोनों बेटों में उसकी जान बसती थी। घर गृहस्थी के संचालन को लेकर राजेश ने उसके प्रति कोई शिकायत मुंह से नहीं निकाली थी। सरोज से मुलाकात करने का यह अवसर चूकना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए उनके घर जाने का निर्णय लेने से पहले मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। राजेश इनकार न कर दे, इसलिए मैंने उन्हें अपने आने की कोई खबर फ़ोन से नहीं दी थी। उस कस्बे में उनका घर ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस एक मंजिला साधारण से घर के बरामदे में बैठकर मैंने उन्हें अखबार पढ़ते पाया। मुझे अचानक सामने देखकर वह पहले चौंके, फिर जो खुशी उनके होंठों पर उभरी उसने सफ़र की सारी थकावट दूर करके मुझे एकदम से तरोताज़ा कर दिया। बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हो, अब तबीयत कैसी है? मैं भावुक हो उठी। पहले से बहुत बेहतर हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हें सामने देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। राजेश ने मिलाने के लिए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। राजेश से जिस पल मैंने हाथ मिलाया उसी पल सरोज ने घर के भीतरी भाग से दरवाजे पर कदम रखा।
आँखों से आँखों मिलते ही मेरे मन में तेज झटका लगा। सरोज की आंखों में अजीब सा भोलापन था। छोटी सी मुस्कान होठों पर सजाकर वह दास्तान अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। जाने क्यों मैंने अचानक अपने को अपराधी सा महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि राजेश को उससे छीनने के मेरे इरादे को उसकी आंखों ने मेरे मन की गहराइयों में झांककर बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। सरोज यह निशा है, मेरे साथ दिल्ली में काम करती है। आज इनका जन्मदिन भी है, इसलिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाकर इन्हें ज़रूर खिलाना। हमारे परिचय कराते समय राजेश जरा भी असहज नज़र नहीं आ रहे थे। सोनू और मोनू के लिए हलवा बनाया था, वह बिल्कुल तैयार है और मैं अभी आपको खिलाती हूँ। सरोज की आवाज़ में भी किसी तरह का खिंचाव मैंने महसूस नहीं किया। थैंक यू। अपने मन की बेचैनी के कारण मैं कुछ और ज़्यादा नहीं रुक पाई। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर सरोज तेज़ी से मुड़ी और घर के अंदर चली गई। राजेश के सामने बैठकर मैं उनसे उनकी बीमारी का ब्यौरा पूछने लगी। फिर उन्होंने ऑफिस के समाचार मुझसे पूछे। यूँ हल्के फुल्के अंदाज में वार्तालाप करते हुए मैं सरोज की आंखों को भुला पाने में असमर्थ हो रही थी। अचानक राजेश ने पूछा, निशा, क्या तुम सरोज से अपने और मेरे प्रेम संबंध को लेकर बातें करने का निश्चय करके यहाँ आई हो? एकदम से जवाब न देकर मैंने सवाल किया, क्या तुमने कभी उसे मेरे बारे में बताया है? कभी नहीं। मुझे लगता है कि वह हमारे प्रेम के बारे में जानती हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने अपना फैसला राजेश को बता दिया। तुम्हें एतराज़ नहीं हो तो मैं सरोज से खुलकर बातें करना चाहूँगी। आगे की ज़िंदगी तुमसे दूर रहकर गुजारने को अब मेरा दिल तैयार नहीं है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। अब तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, सरोज चाय लाती होगी। राजेश के पुकारने पर सोनू और मोनू दोनों भागते हुए बाहर आए। दोनों बच्चे मुझे स्मार्ट और शरारती लगे। मैं उनसे उनकी पढ़ाई शौक़ों के बारे में बातें करते हुए घर के भीतर चली गई। घर बहुत करीने से सजा हुआ था। सरोज से सुखड़ गृहिणी होने की छाप हर तरफ नज़र आ रही थी। मेरे मन में उथल पुथल न चल रही होती तो सरोज के प्रति मैं ज़्यादा सहज व मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती। वह मेरे साथ बड़े अपनेपन से पेश आ रही थी। उसने मेरी देखभाल और खातिर में जरा भी कमी नहीं की। उसकी बातचीत का बड़ा भाग सोनू और मोनू से जुड़ा था। उनकी शरारतों, खूबियों और कमियों की चर्चा करते हुए उसकी ज़बान जरा नहीं थकी। वे दोनों बातचीत का विषय होते तो उसका चेहरा खुशी और उत्साह से दमकने लगता। हलवा बहुत स्वादिष्ट बना था। साथ साथ चाय पीने के बाद सरोज दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। सरोज के व्यवहार से तो अब ऐसा नहीं लगता है कि उसे तुम्हारे और मेरे प्रेम संबंध की जानकारी नहीं है। मैंने अपनी राय राजेश को बता दी। सरोज सभी से अपनत्व भरा व्यवहार करती है। निशा, उसके मन में क्या है इसका अंदाज़ा उसके व्यवहार से लगाना आसान नहीं। राजेश ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अपनी 12 सालों की विवाहित ज़िंदगी में सरोज ने क्या कभी तुम्हें अपने दिल में झांकने दिया है? कभी नहीं। और यह भी सच है कि मैंने भी उसे समझने की कोशिश कभी नहीं की है। राजेश, मैं तुम्हें एक संवेदनशील इंसान के रूप में पहचानती हूँ। सरोज के साथ तुम्हारे इस रूखे व्यवहार का क्या कारण है? निशा, तुम मेरी पसंद, मेरा प्यार हो, जबकि सरोज के साथ मेरी शादी मेरे माता पिता की जिद के कारण हुई। उसके पिता मेरे पापा के पक्के दोस्त थे। आपस में दिए वचन के कारण सरोज एक बेहद साधारण सी लड़की मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे साथ आ जुड़ी थी। वह मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर को चला रही है, पर मेरे दिल में उसने कभी जगह नहीं पाई। राजेश के स्वर की उदासी मेरे दिल को छू गई। उसे तलाक देते हुए तुम कहीं गहरे अपराध बोध का शिकार तो नहीं हो जाओगे? मेरी आंखों में चिंता के भाव उभरे। निशा, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं
वह कदम उठा सकता हूँ, पर तलाक की मांग सरोज के सामने रखना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मौका मिलते ही इस विषय पर मैं उससे चर्चा जरूर करूँगी। तुम जैसा उचित समझो करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। राजेश बैठक से उठकर अपने कमरे में चले गए और मैं रसोई में सरोज के पास चली आई। हमारे बीच बातचीत का विषय सोनू और मोनू ही बने रहे। एक बार को मुझे ऐसा भी लगा कि सरोज शायद जानबूझकर उनके बारे में इसलिए खूब बोल रही है कि मैं किसी दूसरे विषय पर कुछ कह ही नहीं पाऊँ। घर और बाहर दोनों तरह की टेंशन से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। अगर मुझे देखकर सरोज तनाव, नाराज़गी, गुस्से या डर का शिकार बनी होती तो मुझे उससे मनचाहा वार्तालाप करने में कोई असुविधा न महसूस होती। उसका साधारण सा व्यक्तित्व, उसकी बड़ी बड़ी आँखों का भोलापन, अपने बच्चों की देखभाल व घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के प्रति उसका समर्पण मेरे रास्ते की रुकावट बन जाते। मेरी मौजूदगी के कारण उसके दिलो दिमाग पर किसी तरह का दबाव मुझे नज़र नहीं आया। हमारे बीचों हो रहे वार्तालाप की बागडोर अधिकतर उसी के हाथों में रही। जो शब्द उसी की ज़िंदगी में भारी उथल पुथल मचा सकते थे, वे मेरी ज़बान तक आकर लौट जाते। दोपहर का खाना सरोज ने बहुत अच्छा बनाया था, पर मैंने बड़े अनमने भाव से थोड़ा सा खाया। राजेश मेरे हाव भाव को नोट कर रहे थे, पर मुंह से कुछ नहीं बोले। अपने बेटों को प्यार से खाना खिलाने में व्यस्त सरोज हम दोनों के दिल में मची हलचल से शायद पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम सब पास के पार्क में घूमने पहुंच गए। सोनू और मोनू झूलों में झूलने लगे। राजेश एक बेंच पर लेटे और धूप का आनंद आंखें मूंद कर लेने लगे। आइए हम दोनों पार्क में घूमें, आपस में खुलकर बातें करने का इससे बढ़िया मौका शायद आगे ना मिले। सरोज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर मैं मन ही मन चौंक पड़ी। उसकी भोली सी आंखों में झांककर अपने को उलझन का शिकार बनने से मैंने खुद को इस बार बचाया और गंभीर लहजे में बोली, सरोज, मैं सचमुच तुमसे कुछ ज़रूरी बातें खुलकर करने के लिए यहाँ आई हूँ। आप ही ऐसी इच्छा का अंदाज़ा मुझे हो चुका है। एक उदासी मुस्कान उसके होठों पर उभर कर लुप्त हो गई। क्या तुम जानती हो कि मैं राजेश से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम को आँखों में पढ़ लेना ज़्यादा कठिन काम नहीं है निशा जी। तुम मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैंने इस बारे में सोच विचार किया ही नहीं है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहूँगी। सरोज ने इतना कहकर अपनी भोली आंखें मेरे चेहरे पर जमा दी तो मैंने मन ही मन बेचैनी महसूस करने लगी। पूछो, मैंने दबी सी आवाज़ में उससे कहा। वह 14 में से 12 दिन आपके साथ रहते हैं, फिर भी आप खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हैं? मेरे हिस्से के 2 दिन छीनकर आपको कौन सा खजाना मिल जाएगा? तुम्हारे उन 2 दिनों के कारण मैं राजेश के साथ अपना घर नहीं बसा सकती हूँ, अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। मैंने चिढ़े से लहजे में जवाब दिया, मांग के सिंदूर का महत्व और उसकी ताकत मुझसे ज़्यादा कौन समझेगा? उसके होठों पर उभरी व्यंग भरी मुस्कान ने मेरे अपराध बोध को और भी बढ़ा दिया। राजेश सिर्फ मुझे प्यार करते हैं सरोज। हम तुम्हें कभी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे, पर तुम्हें उन्हें तलाक देना ही होगा। मैंने कोशिश करके अपनी आवाज़ मजबूत कर ली। वह क्या कहते हैं तलाक लेने के बारे में? कुछ देर खामोश रहकर सरोज ने पूछा, तुम राज़ी हो तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे तलाक लेने देने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है निशा जी। इस बारे में फ़ैसला भी उन्हीं को करना होगा। वह तलाक चाहेंगे तो तुम शोर तो नहीं मचाओगी? मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए सरोज चलते चलते रुक गई। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। इस पल उससे नज़र मिलाना मुझे बड़ा कठिन महसूस हुआ। निशा जी, अपने बारे में
मैं सिर्फ एक बात आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप कभी मुझे लेकर भविष्य में परेशान न हों, मेरे कारण कोई दुख या अपराध बोध का शिकार बने। यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सरोज, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, पर परिस्थितियाँ ही कुछ। उसने मुझे टोककर अपनी बात कहना जारी रखा। अकेलेपन से मेरा रिश्ता अब बहुत पुराना हो गया है। माता पिता का साया जल्दी मेरे सिर से उठ गया था। मामा मामी ने नौकरानी की तरह पाला। जिंदगी में कभी ढंग से संगी साथी नहीं मिले। खराब शकल सूरत के कारण पति ने दिल में जगह नहीं दी, और अब आप भी मेरे बच्चों के पिता को उनसे छीन कर ले जाना चाहती हैं। यह तो कुदरत की मेहरबानी है कि मैंने अकेलेपन में भी सदा खुशियों को ढूंढ निकाला। मामा के यहाँ घर के कामों को खूब दिल लगाकर करती। दोस्त नहीं मिले तो मिट्टी के खिलौने, गुड़िया और भेड़ बकरियों को अपना साथी मान लिया। ससुराल में सास ससुर की खूब सेवा कर उनके आशीर्वाद पाती रही। अब सोनू मोनू के साथ में बहुत सुखी और संतुष्ट हूँ। मेरे अपनों ने और समाज ने कभी मेरी खुशियों की फिक्र नहीं की। अपने अकेलेपन को स्वीकार करके मैंने खुद अपनी खुशियाँ पाई हैं, और मैं उन्हें विश्वसनीय मानती हूँ। उदासी, निराशा, दुख, तनाव और चिंताएं मेरे अकेलेपन से न कभी जुड़ी हैं और न जुड़ पाएंगी। मेरी ज़िंदगी में तो जो घटेगा उसका सामना करने को मैं तैयार हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। राजेश ठीक ही कहते थे कि सरोज से तलाक के बारे में चर्चा करना असंभव था। बिल्कुल ऐसा ही अब मैं महसूस कर रही थी। सरोज के लिए मेरे मन में इस समय सहानुभूति से कहीं ज़्यादा गहरे भाव मौजूद थे। मेरा मन उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाने का किया, और ऐसा मैं ही नहीं किया भी। उसका हाथ पकड़कर मैं राजेश की तरफ चल पड़ी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर मन में बहुत कुछ चल रहा था। सरोज से कुछ छीनना किसी भोले बच्चे को धोखा देने जैसा होगा। अपने अकेलेपन से जुड़ी ऊब, तनाव व उदासी को दूर करने के लिए मुझे सरोज से सीख लेनी चाहिए। उसकी घर गृहस्थी का संतुलन नष्ट करके अपनी घर गृहस्थी की नींव में नहीं डालूंगी। अपनी ज़िंदगी और राजेश से अपने प्रेम संबंध के बारे में मुझे नई दृष्टि से सोचना होगा। यही सब कुछ सोचते हुए मैंने साफ महसूस किया कि मैं पूरी तरह से तनाव मुक्त हो, भविष्य के प्रति जोश, उत्साह और आशा प्रदान करने नई तरह की ऊर्जा से भर गई हूँ। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको जताना है और आपको ही बताना है कि आप अपने परिवार से, आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें। वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप अपने परिवार के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, ये कहानी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, अपने